I need sugar. जी, कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो याद वो सब लोगों के पास है, जरा उसको ओपन करें। उसमें एक पॉइंट हमने 2018 वाला जो है वो करना है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट चलना है। दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें उसने हमसे क्वेश्चन किया था पार्ट बी के अंदर, कंप्यूट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस as at 31st December 2019 and 31st December 2018। 19 की तो हमने एक एंट्री जो है वो कल बनाई थी, एंड वी नो कि वो क्या है। 19 की जो डेफर्ड टैक्स की एंट्री थी, एक मिनट, वो भी मुझे ज़रा सोल्यूशन ओपन करने दें। Let me open that solution. ये हमने कल सोल्यूशन किया था। इसमें हमने डेफर्ड टैक्स की ये वाली एंट्री कल की थी कि डेबिट किया था हमने डेफर्ड टैक्स दिसंबर 2019। मतलब 2018 के एंड के ऊपर जो है वो अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसमें 19 की यही 68.6 जो है इसकी एडजस्टमेंट कर देते हैं, तो 2019 के एंड की अमाउंट भी हमारे पास आ जाएगी। So first of all, we need to calculate the deferred tax asset or liability at 31st December 2018। ये जो ऊपर उसने हमें डाटा दिया हुआ है, इस डाटा के अंदर उसने हमें टेम्परेरी डिफरेंसेस 2018 के एंड के भी दिए हुए हैं। तो वो हमने फाइंड करने हैं कि कौन कौन से हैं, ताकि उन डिफरेंसेस को हम एडजस्ट करके 2018 के एंड के ऊपर का डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी फाइंड कर सकें। अच्छा, क्योंकि 2018 पिछला साल था, तो पी एंड एल का कोई डाटा उसने पिछले साल से रिलेटेड नहीं दिया। हमने कैलकुलेट तो वही चीज़ करनी है, डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी, लेकिन यहाँ पर हम अप्रोच बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी हमें। हम पी एंड एल अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डाटा हमारे पास अवेलेबल बैलेंस शीट अप्रोच से। अभी हम देखते हैं वन बाय वन पॉइंट्स के 18 के एंड के ऊपर हमारे टेम्परेरी डिफरेंसेस कौन से थे जो उसने हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो हम अगर स्टार्ट से देखें इस सवाल को, जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें उसने हमें अकाउंटिंग लॉस की बात की है 2019 के, इसका कोई ताल्लुक नहीं है 2018 से। देन उसने हमें डिफरेंस बताया है, एन अमाउंट ऑफ ₹2 million रिकवर्ड फ्रॉम अ कस्टमर whose debt had been written off in 2018 as per tax law, receivable written off are allowed as deduction। इसमें कोई टेम्परेरी डिफरेंस है ही नहीं। 2018 में आपने 2 मिलियन का राइट ऑफ किया डेटर्स का, वो आपको टैक्सेशन ने भी अलाउ कर दिया। 19 में वो रिसीव हुआ तो टैक्सेशन ने उस पर टैक्स लगा दिया। तो ये तो आपने काम ही एज पर टैक्स लॉस किया है, इसलिए ये कोई फ़र्क नहीं है आपका, कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। दूसरा वाला पॉइंट जो है वो डिविडेंड से रिलेटेड है। ये डिविडेंड आपको 2019 में मिला है, इसलिए इसकी आप ऑलरेडी एडजस्टमेंट 19 में कर चुके हैं। 2018 से रिलेटेड ओनली चीज़ों की हमें कंसर्न है। पॉइंट नंबर 2 जो उसने दिया हुआ है हमें, उसमें उसने हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की मूवमेंट दी है। इसमें चीज़ें हमें देखने वाली हैं। उसने हमें ओपनिंग बैलेंस दिया, मतलब ये बैलेंस जो है 2018 के एंड के ऊपर है, 1700 एंड 11,116। उसके बाद उसने एडिशंस दी हैं, ये तो 19 में एडजस्ट किए हैं हमने। इम्पेयरमेंट है, ये भी 19 की है। डेप्रिसिएशन भी 19 की दी है। डिस्पोजल भी 19 का दिया है। फिर उसने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया। तो पहला डिफरेंस जो हमें नज़र आ रहा है अपने क्वेश्चन में, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ रहा है, जिनकी अकाउंटिंग बेस 1700 है और उनकी टैक्स बेस जो है वो 1116 रुपये है। मेरा ख्याल है, अगर आप लोग को याद होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक एसेट की अकाउंटिंग बेस 1700 नज़र आ रही है, व्हाट एवर मीन्स इसकी वैल्यू आपके बुक्स में नज़र आ रही है, वो उससे एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स होते हैं।
तो आप अगर इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो आपको ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे लिए फ्यूचर में 1700 रुपया जनरेट करेंगे, और उस 1700 के फंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अगेंस्ट हमें 1116 रुपये एज अ टैक्स अलाउंस, डेप्रिसिएशन अलाउंस टैक्सेशन में मिलेगा। तो अगर आपका 1700 के प्रॉफिट जनरेट होगा और 1116 का सिर्फ आपको टैक्स में अलाउंस मिलेगा, तो जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव होगी उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। और रटने के लिए भी मैंने बताया था कि अगर एक एसेट की अकाउंटिंग बेस उसकी टैक्स बेस से ज़्यादा है तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी अराइज होती है डिफरेंस के ऊपर। तो हम यहाँ पर अपने सोल्यूशन के अंदर ये इसको बनाते हैं कि डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी 2018 की किस तरीके से कैलकुलेट होगी। बिल्कुल एंड के ऊपर हम एक 2018 का डब्बा सा बना लेते हैं, जिस तरह ये हमने बनाया हुआ था ना, यहीं से उठा लेते हैं। चलो 2-3 लफ्ज़ आसानी से लिखे जाएंगे, कॉपी मार लेते हैं। एक्सेल इज बेस्ट इन कॉपी पेस्ट। थोड़ा सा हाथ सेट हो गया तो ये वाइट बोर्ड से ज़्यादा यूज़ करना इजी हो जाना। डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लाइबिलिटी 2018 के एंड के ऊपर, इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो ये ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं ऊपर से जो लाया था। अच्छा जी, इसमें पहला पॉइंट हमें जो आया है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग बेस टैक्स बेस से ज़्यादा है। अकाउंटिंग बेस है उसकी 1700 माइनस टैक्स बेस है 1116। तो ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। इस पे फ्यूचर में हमें Flexible. लग जाएगी। ऐसे ही है बच्चों, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। पहला पॉइंट हमने लिख लिया कि 2018 के एंड के ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग वैल्यू उसकी टैक्स बेस से ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स लगेगा। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है 584 का, बनता 584 ही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। चलें, निकाल तो लिया है डिफरेंस, आगे चलते हैं। इससे अगले वाला पॉइंट जो है, एज पर टैक्स लॉ research expenses for the year is allowable in the next year. Research expense for the year amounted to rupees 25 million and 2018 rupees 64 million. जहाँ तक तो 2019 के इस 25 मिलियन के रिसर्च एक्सपेंस की बात है, ये तो 19 में हुआ खर्चा, टैक्सेशन ने अलाउ नहीं किया, हमने करंट टैक्स में एडजस्ट कर दिया, वो 20 में हमें अलाउ कर देगा, हम 20 में इसको टैक्सेबल प्रॉफिट में से एडजस्ट कर देंगे, मतलब इसका 18 से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये वाला जो 64 मिलियन का खर्चा है ये एक्चुअली 2018 में हुआ। 2018 में ये खर्चा तो हो गया, हमने क्या एंट्री की, डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट बैंक या जो भी था, टैक्सेशन अथॉरिटी ने हमारे करंट टैक्स की कैलकुलेशन में से ये 64 मिलियन निकलवा दिया और उसने कहा कि ये 64 मिलियन आपको अगले साल अलाउ होगा, इस साल अलाउ नहीं होगा, क्योंकि टैक्स का रूल है कि जिस साल खर्चा हो रहा है उससे अगले साल नेक्स्ट ईयर अलाउ हो रहा है। ये उसने रूल अपनी तरफ से लिखा है, ये ऐसा रूल कम ही कंट्रीज में होता है। लेकिन बेटा स्टार्ट पे मैंने एक बात कही थी कि वो आपको टैक्सेशन को टेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो खुद ही आपको रूल्स रेगुलेशंस बताएगा उस कंट्री के, तो आपने उसको अप्लाई करना। तो इस 64 मिलियन की अगर हम बात करें तो 2018 के एंड के ऊपर
ये एक टेम्परेरी डिफरेंस है टैक्स में और अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में तो इसकी कोई बेस नहीं है, मतलब ये अकाउंटिंग के लिए ये एसेट या लाइबिलिटी नहीं है। बेस कैसे सोचनी है कि अकाउंटिंग के लिए ना ये अब एसेट है ना ये एक लाइबिलिटी है, बल्कि अकाउंटिंग के लिए 64 मिलियन का एक एक्सपेंस हो चुका है, उसका इससे कोई फर्दर ताल्लुक नहीं है। मतलब ना इसकी अकाउंटिंग में जीरो बेस है, ना ये कोई एसेट रह गया 64 मिलियन, ना ये कोई लाइबिलिटी है। जब बैलेंस शीट अप्रोच यूज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एसेट एंड लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, इनकम एंड एक्सपेंस नहीं। फिर तो अकाउंटिंग में देखा जाए तो 64 मिलियन की ना कोई अकाउंट एसेट वाली साइड पे बेस है, ना ये लाइबिलिटी है, ये तो एक एक्सपेंस है। अकाउंटिंग में तो हमने इसको एक्सपेंस आउट हुआ किया और खत्म हो गया। लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बेस है 64, और ये एक एसेट है। क्यों एक एसेट है? कि इसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स बचना है। तो ये एक एसेट है जिसकी अकाउंटिंग बेस जीरो है और जिसकी टैक्स बेस जो है वो 64 है। मेरे ख्याल में ना यहाँ पर हम कॉलम्स इस तरह से बताते हैं कि यहाँ पर अकाउंटिंग बेस लिखते हैं एंड टैक्स बेस भी लिखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। ये अकाउंटिंग बेस का एक कॉलम बना लेते हैं। एक टैक्स बेस बना लेते हैं और एक डिफरेंस लिख लेते हैं। तो अकाउंटिंग बेस इसकी थी 1700, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टैक्स बेस थी 1116 और ये डिफरेंस आया था। अब जो नेक्स्ट चीज आई है वो आई है रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट की अकाउंटिंग बेस जो है वो जीरो है, क्योंकि उसने तो एक्सपेंस आउट कर दिया 2018 के एंड पे, और खली वल्ली ना कोई एक्सपेंस ना कोई एसेट ना कोई लाइबिलिटी। टैक्सेशन ने उसको कह दिया हमें कि अगले साल ये एज एक्सपेंस अलाउ होगा, तो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एसेट है। अब इसकी टैक्स बेस 64 है, अकाउंटिंग बेस्ड बेस जीरो है। मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से ये कोई पैसा नहीं कमाने वाला रिसर्च, मतलब कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आने वाले फ्यूचर में। लेकिन हमें 64 मिलियन का अलाउंस मिलने वाला है फ्यूचर में, तो डिफरेंस तो 64 का ही है। तो ये टैक्सेबल डिफरेंस हुआ या डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हुआ? ये डिडक्टेबल। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। ये हम अब फ्यूचर में अपने प्रॉफिट में से माइनस कर सकते हैं और इसके ऊपर हमें सेविंग हो जाएगी। इससे अगला पॉइंट देखते हैं। बच्चों साथ साथ करना भी है, और मैंने अभी आपसे व्हाट्सएप पे इसका आंसर मंगवा लेना है, और मैंने पूछ भी लेना है कि समझ भी आ रही है कि नहीं। तो जो भी बच्चा नहीं कर रहा होगा उसने पकड़े जाना है। अच्छा, फिर वो फरमा रहे हैं कि रेंट एक्सपेंस इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन पेमेंट बेसिस। यही पॉइंट है जी, जैसे ही पेमेंट होगी तब टैक्स अलाउ करेगा। रेंट प्रीपेड एज एट 31 December 2019 अमाउंटेड टू 6 मिलियन। ये तो 19 की बात है, कोई मसला नहीं। 18 की बात हम करते हैं तो प्रीपेड रेंट है 1 मिलियन। प्री पेमेंट क्या होती है? एसेट होती है। अकाउंटिंग के लिए तो वो एक एसेट है। बड़े आराम से हमें नज़र आ गया है कि रेंट प्रीपेड है, तो ये एक अकाउंटिंग के लिए तो इसकी बेस है 1, ये एक एसेट है 1 का। लेकिन टैक्स हमें क्या कह रहा है? टैक्स कह रहा है जी कि भाई जब आपकी पेमेंट हो जाती है उसी वक्त आपको वो एसेट अलाउ हो जाता है, वो एक्सपेंस के तौर पे अलाउ हो जाता है। व्हेन
पेड अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। तो मतलब ये 1 मिलियन जो 2018 की बैलेंस शीट में हमने प्रीपेड रेंट के तौर के ऊपर दिखाया है, टैक्सेशन अथॉरिटी के लिए उसकी कोई एसेट या लाइबिलिटी में वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसने आपको वो उसी वक्त अलाउ कर दिया है एज एन एक्सपेंस, क्योंकि वो पेमेंट की बेस के ऊपर जो एक्सपेंस अलाउ कर रहा है। तो टैक्स में इसकी बेस जो है वो जीरो हो चुकी हुई है, ना ये एसेट है ना ये लाइबिलिटी है, बल्कि उसने अलाउ करना था, अलाउ कर दिया आपको टैक्स में, और ख़त्म। तो आपका डिफरेंस आ गया 1 रुपए का। अब ये टैक्सेबल है या डिडक्टेबल है? एक एसेट है जिसकी अकाउंटिंग बेस ज़्यादा है टैक्स बेस से। इस एंगल से भी आप देखें तो आपको पता लग जाएगा कि ये एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। वैसे भी आप सोचें तो प्रीपेड रेंट है, मतलब ये आपके लिए 1 मिलियन का इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटी इसके ऊपर आपको किसी किस्म की सेविंग नहीं देगी, क्योंकि उन्होंने आपको ये सेविंग 2018 में दे दी है, उसने अलाउ कर दिया ये 1 मिलियन आपको एज एन एक्सपेंस। तो ये भी एक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। अब हमारे पास जी नेक्स्ट पॉइंट आ गया, कौन सा? आज लग रहा है कि एक दो लोग नए हैं, क्योंकि ज्वाइन ही ज्यादा हुए हैं कल। देखते हैं कौन सा बच्चा आज सोया सोया उठा है। शहजाद साहब, अल्लाह खैर करे, एक दो बच्चे मेरे मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको अपने आईडीज नहीं भेजे हुए। As on 31st December 2018, DL had carried forward tax loss of 90 million, against which DL had always expected that it is probable that future taxable profit will be available. ये जो सेंटेंस उसने लिखा है ना, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट विल बी अवेलेबल, तो ये अपने पास एक पॉइंट नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी डेफर्ड टैक्स एसेट बनाते हैं तो हमेशा ये सोचते हैं कि क्या हमारे पास प्रॉफिट होगा फ्यूचर में जिसके अगेंस्ट हम ये टैक्स अलाउंसेस यूज कर सकें और हमें टैक्स बच सके। अगर एक कंपनी लॉस में और कंटिन्यूसली लॉस में चली जा रही है और हमें फ्यूचर में भी कोई प्रॉफिट उससे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है उसका वो लॉस हमें कभी भी प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो रिफंड तो मिलता ही नहीं टैक्सेशन में माशाल्लाह से। तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। डेफर्ड टैक्स एसेट ऐसी सूरत में ही रिकॉर्ड किया जाता है जब हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट अवेलेबल होगा और हम इस लॉस को उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकेंगे और हम टैक्स सेव कर सकेंगे। अब इस पॉइंट में वो कह रहा है कि 90 मिलियन का कैरी फॉरवर्ड लॉस तो आ रहा है जिसके ऊपर फ्यूचर में टैक्स बच सकता है, एंड हमें एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास प्रॉफिट भी होगा जिसके अगेंस्ट हम उसको यूज कर सकते हैं उस लॉस को। तो इसको भी अब देख लेते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये एक एक्सपेंस है जो चार्ज हुआ पी एंड एल में और खत्म हो गया, लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या कह रहा है आपको? टैक्स कह रहा है जी आपका ये लॉस के ऊपर आपको फ्यूचर में टैक्स बच सकता है। जो पीछे से हम टैक्स लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं उसकी अकाउंटिंग में बेस तो जीरो है। अकाउंटिंग तो उसको एज एन एक्सपेंस या इनकम पी एंड एल में चार्ज करती हुई आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि ये 90 रुपयों के ऊपर आपको फ्यूचर में टैक्स बच सकता है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक एसेट है आपका, इसके ऊपर आपको फ्यूचर में टैक्स सेव होगा। डिफरेंस कितना हो गया? 90 का। अब अगेन ये डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस हुआ क्योंकि आप इसको अगेंस्ट योर प्रॉफिट्स एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम जो है सारे पॉइंट्स हमारे उस सवाल के जो हैं वो पूरे हो गए हैं, और कोई उसमें पॉइंट तो नहीं बचा। ऐसे ही है जी। अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 2018 के एंड के ऊपर हमारे लिए डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्या है। अब इसमें टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है ये वाला,
और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है ये वाला, और बाकी दोनों हैं डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। तो हम नेट ऑफ कर लेते हैं। नेट ऑफ अगर हम करते हैं तो दिस +1 -64 -90, तो हमारे पास आ गया टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 431 का। हमारे पास जो रेट ऑफ टैक्सेशन है डेट इज 35%। तो हमारे पास जनाब बना 150.85 का डेफर्ड टैक्स एसेट बना या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी। 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 इसमें ये मिस हो गया है, स्पेलिंग मेरी एक्सेल में भी ठीक नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं होने थे। यार ये मोहतरमा को खामोश करवाओ, ये आ गई हैं सुबह सुबह। माशाल्लाह हमारी काम वाली अपने घर से लड़के आ गई है। क्या जबरदस्त बात। ओए होए, खैर है नहीं हो, ऊपर भेज दिया उनको। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे पास आ गई 2018 के एंड के ऊपर 150.85। ये कैलकुलेशन सबको समझ आई है? समझ आई है तो ज़रा जल्दी जल्दी अपने भी आंसर्स भेजें, इसको देखे बगैर के मैंने क्या किया है, खुद से आप लोगों ने क्या किया, ज़रा जल्दी से भेजें। और 19 के एंड के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी क्या है वो आप लोग खुद मुझे ज़रा जल्दी से बना के भेजें, मैं देखता हूँ। 18 की मैंने आपको कैलकुलेट करा दी है, 19 की आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी। क्यों? क्योंकि 18 का ओपनिंग बैलेंस अब आपके पास आ गया है, और 19 में आपने जो ए की एंट्री करनी है वो भी आप लोगों के पास है, वो आपने कल कैलकुलेट की हुई है 68 पॉइंट समथिंग्स का। वो डेफर टैक्स एसेट फर्दर बनना था, तो उसकी एंट्री क्या होनी थी? डेबिट डेफर टैक्स एसेट क्रेडिट टैक्सेशन एक्सपेंस। तो वो भी इसमें एडजस्ट करके, तो 18 एंड 19 की ज़रा जल्दी से कैलकुलेशन भिजवाएं मुझे, मुझे भी अंदाज़ा हो कि क्या किया है। अली जावेद आएगा आज। सो आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, आप लोग जल्दी से ज़रा इसका सलूशन करके भेजें, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़रा जल्दी से करें, मेरी फ़्लाइट है, मैंने फुटना है, तो मैं बस थोड़ा जल्दी निकलना चाह रहा हूँ। तो कितने दिनों के लिए उठना है आपने? मैंने एक दिन के लिए सिर्फ, इट्स अ मीटिंग इन कराची, सो आई विल स्टे वन नाइट, क्योंकि एक नाइट इसलिए स्टे करना पड़ गया कि कुछ मीटिंग्स आज हैं और कुछ कल हैं, तो क्लास नहीं मिस कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। वहाँ मेरे पास इंटरनेट है, अब कोई मसला ही नहीं रहा, अब तो ऑनलाइन क्लास है, अब तो दुनिया के जिस कोने में भी हुआ क्लास हो सकती है। मैं एक्चुअली आप लोगों के माइक्स इसलिए ऑन रखता हूँ कि मुझे भी अंदाज़ा रहे कि आप लोग सो नहीं रहे, तो कभी कभी हूँ हाँ की आवाज़ आती है तो अच्छा रहता है।
शाबाश, अभी तक किसी से नहीं आया। माफी से मतलब अच्छी बात नहीं है, स्पीड बढ़ाएं। कल भी एक दो बच्चे क्लास में माशाल्लाह थे, मतलब कि वो सिर्फ घूस्ट नहीं होते जैसे, कि मतलब कि ऑनलाइन थे लेकिन कोई इंटरेक्शन नहीं था। वो मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये सालम ऑनलाइन करके और बिस्तर में बैठे बैठे सो गए। सर ये 18 के एंड पे जो है वो हमारे पास डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी है अगर, तो जी और जी, 19 में हमारे पास एसेट आ गया। एसेट नहीं आ तो गया 19 में, एंट्री एसेट हो रही है, एसेट आ नहीं गया। डेफर्ड तो टैक्स आप 68 की एंट्री कर देना, तो वो डेबिट वो इसी लेजर में होनी है। एक लेजर है जिसकी मतलब एक अकाउंट है जिसकी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ठीक है, 150.85, अब उसी में उसके डेबिट हो गया डेबिट 68। आ रहा है तो ये नेट ऑफ होके तो ये नेट ऑफ 2.25 आ जाएगी। बिल्कुल आप सही कह वो रहे भी हैं। लाइबिलिटी है। वो हाँ, नेट बाद में लाइबिलिटी बच जाए तो ठीक है। शाबाश, ये एक बच्चे ने भेजा है, बिल्कुल सही किया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसको जरा शुरू करते हैं। जी, शाबाश, एक और बच्चे ने भेज दिया, ठीक है। बेटा ये प्रेजेंटेशन में मसला है आपका सहर। वी टॉकिंग अबाउट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लाइबिलिटी ओनली। तो आप ओपनिंग बैलेंस डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का शो करवाएं, वो भी 150.85, और उसके बाद उसमें एडजस्टमेंट करें 19 की, बस। उसमें करंट टैक्स मत दिखाएं, बैलेंस शीट के नोट के अंदर करंट टैक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। करंट टैक्स आपको टैक्सेशन एक्सपेंस वाले नोट में दिखाना था। लाइक 19 का नोट किस तरह से नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरह से, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 150.85, and then there will be deferred tax asset 2019 में जो जनरेट हुआ माइनस के फॉर्म में आ जाएगा ये तो, और नेट 19 में नजर आ जाएगा ये 82.82
82.25, और इस तरीके से ये नोट हमें नज़र आ जाएगा। और इसको हम क्या कहेंगे जी, 19 के एंड के ऊपर हमारा बचा क्या है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 82.82। इस तरीके से बचा नज़र आएगा। मेरे ख्याल में सब नहीं कर लिया है तकरीबन। जी बिल्कुल, अब आपने ठीक कर दिया और इसी तरीके से इसने नजर आना। जी नेक्स्ट चलते हैं। वेल डन, शाबाश, सब पहुंच गए वहां तक। जी ये भी ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम। हमारे पास जो और भी क्वेश्चंस हैं वो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम मेरे पास ज़रा थोड़ा है, आज मुझे फुटना है, मतलब जाना है, तो इसलिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। ये थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है बाकियों की निस्बत। ज़रा खोलें आप लोग अपने पास क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको उसी तरीके से हमने करना है जिस तरीके से बाकी दोनों क्वेश्चंस को करते आए हैं। तो ज़रा पकड़ें ज़रा इसको, इस क्वेश्चन को भी करें शुरू। अच्छा, इसमें वो दोनों को पूछ रहा है, मतलब कि 17 एंड 18 दोनों सालों के कैलकुलेशंस मांग रहा है, इसलिए नॉट वेरी इजी आई कैन से। आपको डिस्प्ले, मेरा ख्याल में डिस्प्ले में क्वेश्चन की बजाय आंसर हो रहा है। शाबाश। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या फरमा रहा है। कहता है जी, ट्रायंगल लिमिटेड टीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2017। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन gathered for preparing the disclosure related to taxation for the year ended 31st December 2018, जो 31 दिसंबर 2018 के फाइनेंशियल्स के लिए। उसने हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दिया है, 18 का भी 17 का भी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बता दी दोनों सालों की, टैक्स डेप्रिसिएशन बता दी, टैक्स अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन पेमेंट बेसिस, उसमें उसने बता दिया है कि अक्रूड कितना है, मतलब लाइव जो पे नहीं हुआ हुआ था दोनों सालों में, जो पे नहीं हुआ हुआ था ऑफ कोर्स वो अलाउ हो जाएगा। तो उसके बाद उसने इंश्योरेंस के बारे में बता दिया कि पेमेंट की बेसिस पे होगा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस बता दिया दोनों सालों की। अदर इनकम बता दी है, बोरिंग कॉस्ट के बारे में एक बात की है, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स बता दी है। मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, शाबाश। दो दो कॉलम बना लें, एक 2018 का बना लें, एक 2017 का बना लें। दोनों के ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखें और दोनों के नीचे ये एडजस्टमेंट्स करते जाएं, करंट टैक्स की कैलकुलेशन करके दें। स्पीड करें, people have only 10 minutes to do, ये 10 मिनट में हो जाना है। दो कॉलम बना लें, एक 18 का बना लें, उसके साथ ही एक 17 का बना लें। दोनों का प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठा के वहां पे लिख दें, 125 एंड 17 का 110। उसके बाद उसको अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दें, टैक्स डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दें, फिर टैक्स, फिर रेंट की एडजस्टमेंट करें, जो नॉट अलाउड है, जितना आगे पीछे हुआ है अक्रूवल बेसिस पे हुआ हुआ है और वो कैसे अलाउ कर रहा है। फिर इंश्योरेंस को एडजस्ट करें, फिर अदर इनकम को एडजस्ट करें क्विकली। मेरे ख्याल में 10 मिनट से भी जल्दी हो जाएगा। जो जो करता जा रहा है वो जरा मुझे भेजें भी।
मैं भी करा सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को करना चाहिए। एक तो मेरे लैपटॉप का कैमरा ख़राब हो गया, जो बहुत अच्छी बात है। अब बहाना भी है मेरे पास कि ये ख़राब है। वैसे मैं ट्राई करके देखूँ खुलता है तो। नहीं खुल रहा। मेरा बेटा भी इसी लैपटॉप पे क्लास लेता है, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कि अब उसका कैमरा नहीं चलता और वो दरमियान में क्लास के इधर उधर फुट जाता है। सही है, नेट ऑफ करके डेप्रिसिएशन लिख दें। हाँ बच्चा, नेट ऑफ करके लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज इट्स ओनली वर्किंग, इट्स नॉट अ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर ऊपर जब आप कैलकुलेट करके करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स लिखेंगे, वो डिस्क्लोजर है, उसमें दोनों चीज़ें अलग अलग लिखनी चाहिए। लेकिन वर्किंग में आप नेटिंग ऑफ कर सकते हैं। सर
जी अभी तक नहीं आया किसी का आंसर। इसका सर मतलब है ये जो मैंने। इंटरेस्ट इनकम है ये अच्छा इंटरेस्ट ऐड कर देंगे इनकम। हम। अदर इनकम के अंदर इंटरेस्ट इनकम आ रही है ₹10 मिलियन एंड और 7 मिलियन। 10 मिलियन। कुछ बताया है हमें इससे रिलेटेड? नीचे नहीं जाके सर। उसने बताया है कि 2017 में तो वो 30% टैक्स लग रहा है उसके ऊपर, नॉर्मल टैक्स की तरह। लेकिन ठीक हो गया। 2018 में वो एग्जाम्प्ट है, तो 18 में आप उसको ऐड कर दें, मतलब कि निकाल दें बीच में निकाल से, दें। ऐड नहीं करना। ठीक हो गया। और 17 में उसको रहने दें नॉर्मल इनकम में। अच्छा 17 में डिविडेंड को भी अलहदा कर दें, क्योंकि डिविडेंड के ऊपर रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट है। फिर एंड पे जाके उसको अलग से टैक्स लगा लें 20%। क्योंकि लास्ट अगर आप क्वेश्चन की तरह अंदर ही डिविडेंड को भी निकाल रखेंगे, दें। जी जी पहले निकाल लें और बाकी टैक्सेबल प्रॉफिट आ जाए उस पर टैक्स लगा लें। उसके बाद डिविडेंड पे अलग से 20%, अलग उसके से नीचे टैक्स। ही डिविडेंड को लिख के उस पर 20% लगा दें, क्योंकि रेट ऑफ ओके टैक्स सर। डिफरेंट है। सर लेकिन डिविडेंड को हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो ऑलरेडी वो है। टैक्सेबल प्रॉफिट निकालते हुए उसको एक दफा बाहर कर दें, निकाल दें। लेकिन फिर नीचे जब पूरा टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाए, उसके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो, तो 30% के ऊपर टैक्स लगा रहे होंगे ना 17 की इनकम्स पे। तो उस वक्त जी डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड को भी वहां लिख दें और उसको वहां 20% टैक्स लगाएं, क्योंकि डिविडेंड पे रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट है। ठीक है सर। जी। सर 2018 में 35% ही टैक्स है, तो उसमें निकालने की जरूरत तो नहीं होगी। हाँ इसलिए 2018 में आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती डिविडेंड की, क्योंकि ऑल अदर इनकम और डिविडेंड इनकम के ऊपर रेट ऑफ टैक्स सेम है। तो लेकिन वो 18 पहले से ही ऐड है उसमें, जो में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जी बेटा। सर वो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहले से ही ऐड होगा ना। पहले ऐड तो पहले से हैं ही दोनों में। तो 17 में आपने उसको निकाल के साइड पे किया है, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स 18 में नहीं करेंगे। 18 में नहीं करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स सेम है। इसे छेड़ने की जरूरत नहीं उसको। वर्किंग ही है ना, ये एक्चुअली एक वर्किंग कर रहे हैं आप टैक्स लगाने की। यस तो सर। 18 में आप उस वर्किंग में उसको निकालने का फायदा नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ टैक्स तो सेम है। बोरोइंग कॉस्ट पे कौन पहुंचा? बोरोइंग कॉस्ट पे कौन पहुंचा? हम्म, ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे। ये किसी रिसेंट अटेम्प्ट का ही लग रहा है ये भी। कब का है ये? 19 स्प्रिंग का है, रिसेंट या नॉट वेरी ओल्ड। किसी बच्चे ने भेजा भी है। बेटा ग्रुप में भेजो, जिसने भी भेजा है। सर ये बोरिंग कॉस्ट जो है 2 मिलियन की। जी जी। जी जी बेटा ये हमने कैपिटलाइज कर दी हुई है। टैक्स वाले हमें अलाउ कर रहे हैं एज एन एक्सपेंस, कैपिटलाइज एज एन कर एक्सपेंस। हमने एक्सपेंसेस में उसको चार्ज नहीं किया। हमने क्या ठीक किया, है। एसेट्स में डेबिट कर दिया। ठीक हो गया। तो आप तो अब इस टैक्सेशन के लिए उसको इंक्लूड करें। दो लोगों ने भेजा और दोनों का आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसका मतलब है कि मुझे करना ही पड़ना है। या एक और आंसर का इंतजार करता हूँ, उसके बाद या मैं मेहनत कर ही लेता हूँ वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 है करंट टैक्स की कैलकुलेशन।
सामा आपका सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ मैं जल्दी से आपको साथ। 17 की बात कर रहे हैं हम। 17 110 ठीक है, 18 को ऐड भी ठीक कर दिया, 42 को माइनस भी ठीक किया, 3 को ऐड भी ठीक किया। बेटा आपने इंश्योरेंस को ऐड कर दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस को। उसामा जरा चेक करो, प्रीपेड इंश्योरेंस में आपने गड़बड़ की है। और उसके बाद आपने इंटरेस्ट को 2017 में भी एडजस्ट कर दिया है, ये भी गलती है। 2017 में आपने इंटरेस्ट को एडजस्ट नहीं करना, वहां पे वो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो 18 में एग्जाम्प्ट हुआ है बेटा। ये दोनों चीजें सामने जल्दी से एडजस्ट करो। अच्छा, एक और बच्चे ने मुझे भेजा है, जरा उसको भी देखूं। अभी मैंने सिर्फ 17 आपका रिव्यू किया सामा, 17 में ये मिस्टेक्स हैं, जरा देखो। आपने इंटरेस्ट इनकम को 2017 में शहर क्यों एडजस्ट किया है, एंड यू मिस्ड अक्रूड रेंट की एडजस्टमेंट जो है, आपने उसको मिस कर दिया, उसको जरा देखें। और डिविडेंड को भी आपने निकालना था, आपने ऐड कर दिया मुझे लग रहा है। 17 को अपने को जरा जल्दी से रिव्यू करें। सर 17 में से डिविडेंड नहीं ऐड किया, मैंने निकाल दिया था। अच्छा, वो पहले उसको लगा फिर दिया। बाद में तो ये काट दिया। मैंने भी भेजा है, चेक कीजिएगा। था बेटा, गौर करो दोबारा से। सर इंश्योरेंस सही लिखा है, इंश्योरेंस की समझ नहीं आई थी। सर 70 और 117 आ रहा है, 2017 का 70 आ रहा है। बता देता हूँ, मैंने जानबूझ के आप लोगों से पूरी एफर्ट करवाई थी एक दफा कि देखूं क्या करते हैं। चले, अब मैं आप लोगों के साथ ही इसका सलूशन करता हूँ, 2 मिनट लगने हैं। हम इसी को मूव और कॉपी करके इसकी कॉपी बना लेते हैं। ये एक्सेल के कितने फवायद हैं। ये एक और कॉपी बन गई। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसको 3 दिसंबर को। हाँ जी, हम 2 कॉलम्स बना लेते हैं। वन कॉलम इज फॉर 2017 अनदर इज 2018। 18 को हम प्रायोरिटी में रखते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इसी तरह से होता है कि 2018 इधर होगा, 17 इधर होगा। माशाल्लाह इसमें भी कम में पड़ गए, चलो कोई नहीं। हाँ जी जी, अब ज़रा जल्दी से मुझे अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस बताएं ज़रा, 17 एंड 18 के। 110 और 125। 18 को पहले बताना है, ठीक है। 18 110, का 125, 18 का 125। 25 ऐसे प्रेजेंट करना है आप लोगों ने भी। उसकी रीज़न क्या है कि इसी तरह फाइनेंशियल्स प्रेजेंट होते हैं। 18 इधर आना है और इसने इधर आना, 110 ऐसे ही है जी। पहला काम हो यस सर। गया। अच्छा, अब हम एडजस्टमेंट्स करते जाते हैं। मैं ये एडजस्टमेंट्स को 0 कर दूं। हाँ जी, हमें उसने जो पहली एडजस्टमेंट दी है, अच्छा तो क्वेश्चन को भी साथ साथ देखना पड़ता है ना, क्योंकि अभी तक किसी ने भी परफेक्ट नहीं किया, इसलिए मैंने कहा कि करना पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद उसने कहा अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वाज 25 मिलियन एंड 18 मिलियन। ये दोनों में से ऐड बैक हो जाएगी क्योंकि टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ होनी है। 18 इज इन 2017 और 25 है 18 की। 18 एंड 25 दोनों ऐड कर देते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसकी 25 है
जो ऐड हो जाएगी इसकी 18 है जो ऐड हो जाएगी। पहला काम तो मेरे ख्याल में ये सब ने ठीक किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। अब साथ साथ बच्चों देखते भी जाएंगे और हम सॉल्यूशन को और अंदाज़ा होता रहेगा। दूसरा उसने सेंटेंस दिया हमें टैक्स डेप्रिसिएशन का 21 मिलियन एंड 42 मिलियन। तो हम इसी तरीके से उसको टैक्स डेप्रिसिएशन ज़ाहिर है माइनस हो जाती हैं 21 एंड 42। तो इधर ले आते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन 21 एंड 42। 21 है इसकी और इसकी 42 है। ये 2 पॉइंट्स तो हमने सेट कर दिए। अगले पॉइंट की बात करते हैं कौन सा। फिर वो थर्ड पॉइंट में हमें क्या बता रहा है जी, रेंट इज अलाउड फॉर टैक्स पर्पस ऑन पेमेंट बेसिस। जैसे ही पेमेंट होगी तो टैक्स उसको अलाउ कर देगा। रेंट अक्रूड एज एट 31 December 2018 अमाउंटेड टू 1 मिलियन। मतलब ये अक्रू हुआ है तो हमने तो अक्रूवल बेस पे इसको एक्सपेंस आउट किया हुआ है। टैक्सेशन अथॉरिटी इसको अलाउ नहीं करेगी। 2017 के एंड के ऊपर यही जो रेंट था वो हमें 3 मिलियन का इसी तरीके से अक्रूवल था। तो वो 3 मिलियन का जो अक्रूवल है वो आके 2018 में पे हुआ होगा, वो 17 में डिसअलाउ हुआ होगा। यानी कि दोनों एडजस्टमेंट्स आपको इकट्ठी करनी है। एक तरफ तो करंट टैक्स के अंदर जो हरकत इस साल के 18 में जो आपको मसला आएगा और दूसरा 17 का प्रॉब्लम है। इसको आपने फिर कैसे सोल्यूशन करना है देखें। पहला पकड़ते हैं हम 18 को। 1 मिलियन का अक्रूवल है, इसको डिसअलाउ करेगा टैक्सेशन। 2017 के एंड के ऊपर 3 मिलियन का अक्रूवल था, उसको डिसअलाउ करेगा 2017 में। लेकिन जो 2017 का अक्रूवल है वो पे हुआ होगा 2018 में, उसको वो अलाउ करेगा 2018 में। 18 में। ठीक है, बात समझ में आ रही। 3 एडजस्टमेंट्स होंगी इसमें। पहले तो यस जो सर। 18 के एंड के ऊपर अक्रूवल है उसको अलाउ नहीं करेगा। 17 के एंड के ऊपर जो अक्रूवल है उसको वो अलाउ नहीं करेगा। वो दोनों के एक्सपेंसेस में से निकलेगा, मतलब वो वापस वो प्रॉफिट में ऐड करेगा 1 रुपया और 3 रुपए। वो तो आसानी से हम कर देते हैं। रेंट का है, इधर हम रेंट का लफ्ज लिख लेते हैं। रेंट एक्सपेंस डिसअलाउ कर देगा 1 मिलियन 18 में, 3 मिलियन 17 में। यहाँ तक तो किसी को कोई मसला नहीं आया। फिर रेंट एक्सपेंस को वो अलाउ किस तरीके से कर रहा है, जो उसने 3 मिलियन 17 में ये आपको डिसअलाउ किया ना ये वाला, क्योंकि वहाँ अक्रूवल था तो वो 18 में पे हो गया होगा, तो यहाँ 18 में वो आपको अलाउ कर देगा। रेंट की एडजस्टमेंट सबको समझ आई है क्या हुआ है? यस सर। जिस बच्चे को नहीं समझ आई you can ask again. Insurance also allowed for tax purpose on payment basis. Insurance में भी सेम मसला हुआ। Prepaid insurance at 31st December 2018 amounted to 5 million and 2017 amounted to 4 million. अच्छा, अब ये प्रीपेड है, जाहिर है हमने एक्सपेंसेस में इसको चार्ज नहीं किया हुआ। हम इसको किधर ले गए हुए हैं? एसेट्स में। टैक्सेशन अथॉरिटी इसको किधर लेके जाएगी? एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस। तो 18 में आप वो कितना एक्सपेंस फर्दर अलाउ करेगा? 5 मिलियन। 5 मिलियन। 17 में कितना अलाउ करेगा? 4 मिलियन। 4 पहले तो इस मिलियन। 5 और 4 को हम अलाउ कर देते हैं। इंश्योरेंस को वो हमें अलाउ करेगा तो सीधा इधर लिखते हैं हम जो लेस कर रहे हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस। 5 और 4 है, 5 है 18 का, 4 है 17 का। अच्छा, अब जो 17 का प्रीपेड था 17 के एंड के ऊपर, जाहिर है वो प्री पेमेंट आपने 18 में आके एक्सपेंस आउट की है, क्योंकि पेमेंट तो यस सर। आपने 17 में ही कर दी थी, लेकिन हम्म। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको प्रीपेड में ले गए थे एसेट्स में। और जब वो एक्चुअली एक्सपेंस आउट हुआ होगा 18 के अंदर आके, तो आपने उसको एक्सपेंसेस में डाला हुआ होगा, लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटी ने आपको उसको 17 में ही अलाउ कर देना है, जाहिर है पेमेंट की बेसिस पे। इसलिए हम्म। 18 में वो डिसअलाउ होना है 4 मिलियन। निकालना 18 पड़ेगा। में उसने ऐड बैक हो जाना है जाके। ऐड वाले कहाँ पे? ये ऐड वाले जी, ये तो यहाँ पर इंश्योरेंस जो 17 में अलाउ हुआ आपको,
तो 18 में आके वो 4 डिसअलाउ हो गया। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब मैंने आपके आंसर्स नहीं देखे, एक्चुअली थोड़ा सा रुक गया था कि मैं इसको खुद आपको सॉल्व करवा दूं, उसके बाद करता हूँ। फिर वो क्या कह रहा है, अदर इनकम्स में आ गया। इंटरेस्ट की इनकम हमारी 18 में 10 मिलियन है, 17 में 7 मिलियन है। इंटरेस्ट इनकम का नीचे हमने टैक्स का रेट देखा तो 18 में वो एग्जाम्प्ट है, 17 में 30% है, और 30% वही रेट ऑफ टैक्स है जो बाकी सारी इनकम्स पे भी लगना है। इसलिए 17 में उसको एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। 18 में उस 10 मिलियन को निकालना पड़ना है, और ये परमानेंट डिफरेंस हो गया। इसने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में भी नहीं आना। ये एक इनकम है आपकी और प्रॉफिट में इंक्लूडेड है, इसलिए इसको आप इधर लिख लेते हैं हम इंटरेस्ट इनकम। तो ये क्या हो जाएगी, 17 में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी, 18 में ये ऐड बैक हो जाएगी। कितनी अमाउंट थी, 10। और ये ऐड बैक, 10। सर एग्जाम निकल नहीं जाएगी 10 मिलियन? हाँ निकल जाएगी, सॉरी वर्ड गलत बोला गया। 10 मिलियन। मेरा ख्याल अली भी जाग गया। हेलो अली, होश में आ गया शायद। जी उसमें होश में हो, इतनी देर से कोई रिस्पांस नहीं था। बेटा मैं नजर रखता हूँ, नजर मेरी बड़ी दूर था क्या। एक बच्चा उसने ना एक आंसर क्लिक करके भेजा तो उससे साफ नजर आ रहा है कि वो बकायदा सोने वाले मॉल में बैठा हुआ है। अच्छा जी, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट हो गई। अब हम आ जाते हैं डिविडेंड पे। डिविडेंड पे क्या कह रहा है, 6 मिलियन 18 का है और 8 मिलियन 17 का है। डिविडेंड के बारे में हो क्या रहा है कि 17 में रेट ऑफ टैक्स उस पर 20% है, 18 में 35% है। 18 में सेम रेट ऑफ टैक्स है जो अदर इनकम्स पे है, इसलिए 18 में उसको एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 17 में हम उसे अलग ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि 17 में वो उसका रेट ऑफ टैक्स डिफरेंट है, उसको नीचे जाके टैक्स लगाएंगे लेकिन 20% पे लगाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 17 में जो है वो डिविडेंड जो कितना है 8 मिलियन, उसको हम इनकम में से निकाल देंगे। उसको हम फिर अलग से कंसिडर कर लेंगे। ठीक है जी, एक और हमारी एडजस्टमेंट बाकी रह गई है, बाकी हमने कर लिया। अच्छा जी, डिविडेंड भी हो गई है। अब आखिरी जो मसला हमारा रह गया इसमें, वो क्या है जी, आखिरी मसला हमारा रह गया बोरिंग कॉस्ट का। बोरिंग कॉस्ट हमने 2 मिलियन की कैपिटलाइज की है 2018 में। वो कहता है भाई ये तो खर्चा है, मतलब वो हमें अलाउ कर रहा है। अगर वो हमें अलाउ कर रहा है तो जाहिर है हमारे प्रॉफिट में से माइनस हो जानी है। कितने की, 2 मिलियन की 18 में एडजस्ट होनी है। 2 मिलियन की 18 में बोरिंग कॉस्ट अलाउ होनी है। हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये मैंने ऐड प्लस सही किया है, नहीं सही होगा क्योंकि रूल सही नहीं है कि ये जो ऐड होने जो लेस होने इनके साथ माइनस लगा दूं सब, क्योंकि मैंने माइनस नहीं लगाया हुआ। एक्सेल है ना। हाँ जी, अब मैं ये माइनस लगा देता हूँ तो आप लोगों ने सब ने कंपेयर कर लेना है कि आप लोगों का टैक्सेबल क्या आया है प्रॉफिट और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। और रेट ऑफ टैक्सेस क्या है। ठीक है जी। हाँ जी, ये देखें आप लोगों का सेम है, जिस जिसका वो देख सकता है। और जिसका फर्क आ रहा है, 114 टैक्सेबल प्रॉफिट आ रहा है आपका 18 का, और 77 आ रहा है
2017 का। रेट ऑफ टैक्स 18 में क्या रेट है? रेट ऑफ टैक्स 35% है, वो टैक्स लग गया। 17 में क्या रेट है? 30% है, ऐसे ही है अदर सारी के ऊपर, तो यहाँ पे 30% से लग जाएगा। 77 मल्टीप्लाइड बाय 0.30, ये आ गया। और इसमें जो डिविडेंड इनकम थी वो कितनी थी, जिसको हमने एक्सक्लूड किया है 8 की, इसको मैं ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ 8 मल्टीप्लाइड बाय 20%। इसके ऊपर रेट क्या लग जाना है? 20% इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ये आ गया आपका 17 का। हाँ जी, किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो पूछें। करंट टैक्स कैलकुलेट हो गया 17 का भी और 18 का भी। इसको हम ऊपर लिंक भी कर देते हैं, ये करंट टैक्स वाली अमाउंट तो उठा के लाए ना। इसके बाद हम डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करेंगे। हाँ जी, अपनी अपनी आंसर शीट को कंपेयर करें जो आप लोगों ने की थी। I'm a little busy. What's about? Yes. बाबा की भी क्लास होती है। परफेक्ट, एक बच्चे ने भेजा है, ठीक है बेटा। ये 2017 में आपके मिस्टेक है जिशान, जरा देखो क्या है। 17 को दोबारा देखो, मैंने सॉल्व किया उसमें। मैं दोबारा से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ ना। ये 17 में आपकी कोई गलती है 7 की। मेरे ख्याल में 7 की गलती डिविडेंड है या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट की गलती है। आपने इंटरेस्ट को 17 में भी एडजस्ट कर दिया जिशान, गौर करो। यस सर। मान आपने ठीक कर दिया है। और हाँ, ये आपने भी ठीक कर दिया सर, वेरी गुड, पहुंच गए हैं हम। मेरा ख्याल है कल से मुझे ऊपर बैठना पड़ेगा। सर ये बोरिंग कॉस्ट ऐड नहीं होगी, क्योंकि हमने तो एसेट में डाली हुई है क्या चीज? बोरिंग कॉस्ट। हाँ, हमने एसेट्स में डाली है ना बच्चों, वो हमें अलाउ कर रहा है एज एन एक्सपेंस, तो इसलिए हमने नीचे जाके एक्सपेंसेस के तौर के ऊपर ले ली ना 2 मिलियन, ठीक है माइनस कर दिया अपने प्रॉफिट में से। ओके। बेटा जिन्होंने पहले भी भेजा है उन्होंने कंपेयर करना है आंसर के साथ, अगर मैच नहीं कर रहा तो एडजस्ट करके भेजें मुझे। उसामा आपने नहीं किया? जी बेटा, उस बेटा कहीं भी उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17 में वो एग्जाम्ड नहीं है आपको। नहीं, सेम है ना। अगर डिफरेंट होता तो बेटा अलग करते। वर्किंग है वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप अलग से करके भी कर दोगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये देखे मैंने आपके लिए डिस्प्ले किया है इसको दोबारा से स्क्रीन पे, ये रेट सेम है, हाईलाइटेड। इंटरेस्ट इनकम पे भी वही रेट ऑफ टैक्स है और अदर इनकम पे भी वही रेट ऑफ टैक्स है।
इसलिए उसको ना छेड़ें वर्किंग में तो ज्यादा बेहतर है रहेगा आपको। वैसे अब आज हमारी क्लास बेहतर है फ्लो में, आहिस्ता आहिस्ता फ्लो बनता जा रहा है मेरा भी इसमें, इस तरह से पढ़ाने का। जी, सबने करंट टैक्स कैलकुलेट कर लिया है? जी। तो आज थोड़ा सा जल्दी एग्जिट करेंगे 10 मिनट पहले ही, क्योंकि प्लेन ने मेरा इंतजार नहीं करना, मुझे दौड़ के पहुंचना पड़ना है। आई हैव अ फ्लाइट अराउंड 10:45, तो अभी मेरे घर से एयरपोर्ट भी तकरीबन कोई पौने घंटे के फासले पे है, तो आई विल जस्ट ड्रैग माई बैग एंड विल रश टू द एयरपोर्ट। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, क्लास इसी टाइम पे होनी है। आई एम नॉट गोना मिस द क्लास, तो आप लोगों ने भी मिस नहीं करनी। वहाँ तो खासकर मैंने बोर होना है, तो मैंने सुबह सुबह उठ के क्लास पढ़ानी है, और तो कोई काम ही नहीं है मेरे पास।